ठीक है, मुझे अंदाज़ा हो गया था जब आप बता रहे थे 20 मिलियंस एंड एवरीथिंग, तो ये क्रिप्टो की तरफ ही आप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अच्छा, इन अ शॉर्ट फॉर्म लाइक है क्या ये जो डिसेंट्रलाइज करेंसी हम कहते हैं, ये क्या, ये कहना कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये किस तरह ये काम कर रही है? ये मतलब बेसिकली वही चीज़ है ना कि मतलब आप एक दो बंदों के दरमियान जब ट्रेड होती है ना, तो कुछ चीज़ें आपने आज देनी, कुछ चीज़ें बाद में देनी है, उसका एक कमिटमेंट आपको पहले, मतलब अगर आप लोकल विलेज में रहते थे तो एक दूसरे को जानते थे तो ट्रस्ट बेस पे चलता था कि यार फलाने को मैं जानता हूँ, ये तो मुझे चीज़ वापस करेगा, एक रेपुटेशन थी। सोसाइटी इवॉल्व होती रही, उसमें फिर ट्रेड भी बढ़ती रही, ट्रांजेक्शन भी बढ़ते रहे। ट्रांजेक्शन के लिए लेजर्स आ गए, मुंशी का वो निज़ाम आ गया, मुंशी से वो फिर इदारों में कन्वर्ट हो गया, इदारों ने फिर इसको कंप्यूटराइज दौर आया ना, उसने फिर मतलब इसके पूरे एक लीगल सिस्टम खड़ा करके बड़े बड़े फॉर्म्स बन गए। बहरहाल इस टेक्नोलॉजी में जब सारा ये इवॉल्व होता रहा, तो इसमें एक बंदा जो रिकॉर्ड कीपर था ना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फेसबुक अब कर रहा है, चाहे यूट्यूब कर रहा है, आपको कोई भी चीज़ दे रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग तो कर रहा है ना, आपका नेम भी ले रहा है, CNAC भी सारी चीज़ें। जब ये सारा इन्फॉर्मेशन किसी के पास आ जाए ना, तो वो एक उसके पास एक सुप्रीम पावर, एक पावर है कि मतलब आपके पास लोगों का बिहेवियर हर चीज़ का पता चल जाता है। इवन फेसबुक पे आप पेजेस लाइक करते हैं ना, उसको आपसे ज़्यादा उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपकी क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, क्या चीज़ चाहिए। इवन आप कुछ बात करें ना, कोई चीज़ आपको चाहिए, आप वैसे जनरली बात करें पुश्तो में, उर्दू में, जो भी, वो चीज़ आपको पॉपअप होना शुरू हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि उनके पास आपका 100% डेटा सेव हो रहा है, वॉइस में भी, हर चीज़ में। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो साथ साथ लोगों को वेस्ट में स्पेशली कि यार ये तो डेटा प्राइवेसी और इन चीज़ों का मसला आ गया, मतलब ये तो बड़े जाइंट्स बन रहे हैं, इन्होंने तो हमें कुछ देना नहीं है और आगे हमसे जो कीमती चीज़ें वो ले रहे हैं। तो ये Web3 जो अब इवोल्यूशन आ रही है ना, वो बेसिकली यही है कि भाई लोग कहते हैं कि मैं क्यों डेटा दूँ, अब डेटा दूँ तो नाम के साथ क्यों दूँ? क्योंकि आप अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा देते तो उसमें कोई नाम वगैरह आपका नहीं आता, उसमें डिजिटल सिग्नेचर है, कोड है, किसी को नहीं पता। आप अगर पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी को ये नहीं पता चलता कि आप प्लाने ने प्लाने को ट्रांसफ़र किया। बेसिकली वो है एक डिजिटल सिग्नेचर जो आप यूज़ कर रहे हैं और इसमें कोड दे के मुझे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्राइवेसी भी है और डेटा भी डिसेंट्रलाइज है, मतलब आपका वो ईजीली एक्सेस है, ओपन सोर्स है। आप फेसबुक का डेटा भी नहीं ले सकते पूरा, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ओपन सोर्स है, आप जाएँ और उसको एक्सेस करें। बहरहाल ये मोमेंट स्टार्ट हुआ 2008 के बाद, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो लोग और भी जो है ना इस इदारों से हुए, और साथ साथ जो है ना ये बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन को यूज़ किया और ब्लॉकचेन का एक एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और इसको 20,000 ये जो क्रिप्टो करेंसी ये बेसिकली यूज़ केसेस होते हैं, मतलब आप मिमिक कर रहे होते हैं जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है ना, उसको आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर ले आते हैं। ये आप OS और एंड्रॉइड की तरह समझे, मतलब आप उसके ऊपर जितने भी ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज फॉर्म्स है ना, वो सारे ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। और वो ब्लॉकचेन के ऊपर इसलिए आ रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट इस पर ज़्यादा है, और वो ट्रस्ट होने से मैंने आपको अभी एक मिसाल यही दी कि मतलब जो लेट सपोज ये सिंपल ऐप है जो आप वॉक करते हैं और आपको मतलब वो ईज़िली आपसे डेटा ट्रैक कर रहा है, आपकी रियल टाइम डेटा ट्रैक कर रहा है, लेकिन आपको बदले में वो कुछ भी नहीं दे रहा और आप उसको डेटा दे रहे। स्टीफन ने यही चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये किया कि भाई उसने कहा कि मैं ये Web3 पे लॉन्च करूँगा, आपका डेटा मुझे आएगा, लेकिन आप इस पे जो भी वॉक करेंगे लोग, उसको उसकी वॉक पे हम टोकन देंगे और उस टोकन की मार्केट में वैल्यू है। मैं इस वक्त ये अभी बुल मार्केट नहीं आया, लेकिन इस वक्त भी मैं इस पे जब 40 मिनट वॉक करता हूँ तो मैं महीने के 66,000 रुपये कमा रहा हूँ। आप इमेजिन करें, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर YouTube के मुकाबले में कोई दूसरा आ जाए कि उसे कहीं कि भाई जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट कर रहे हैं, उनको डॉलर मिलेंगे। 4-4, 5-5 घंटे तो हमारी जनरेशन यूज़ कर रही है ना, लेकिन उसको बदले में क्या मिलता है? इंटरनेट का ख़र्चा भी नहीं मिलता, वो भी बेचारा अपना ईजी लोड से करवाते। तो ये Web3 है और आगे से इसने कम्पीट करना है, और इन जायंट्स को भी पता है कि लोगों को ये चीज़ आएगी। अब सिर्फ समझना ये है कि इस वक्त ये चीज़ें बड़ी सस्ती है, ये आपको इन्फ्लेशन को भी हेज कर सकती है, और दूसरी है कि इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें, क्योंकि दुनिया इस लेजर से इस लेजर पे जब जाती है ना, तो उस लेजर को अगर आपको समझ आ रही है, उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। मतलब यहाँ जो विनती लोग हैं ना, ये कल के विनती नहीं होंगे। आप नोकिया के एग्जाम्पल लें, नोकिया सबसे बड़ी जो है ना मोबाइल कंपनी थी, अब आपको कोई नाम ले रहा है क्योंकि इस जायंट, मेरा फ़ोन नोकिया एग्जैक्ट, अच्छा आपका है नोकिया, क्योंकि बाद में उसने रियलाइज़ किया कि हम बड़े पीछे चले गए। लेकिन मैं जब लेकिन ये मार्केट में सेल नहीं होता अगर मैं कोशिश भी करूँ। एग्जैक्टली, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आईफोन एक, मतलब जो उस वक्त नाम ही नहीं था उसका, ना सैमसंग का था, नोकिया को लोग ब्रांड समझते थे। तो ये चीज़ें आगे जो आपको अभी जायंट्स नज़र आ रही है ना, फेसबुक, यूट्यूब में भी, ये कल ना हो, कल डिसेंट्रलाइज इतने बड़े जायंट बन चुके हों कि वो इस ट्रांजिशन का आपने फ़ायदा उठाना।
तो इससे आपका ना इन्फ्लेशन भी कवर होगा, आपके पास नॉलेज भी होगी और सब कुछ आपके पास आ जाएगा। जसलीम भाई हम इसको कैसे यूज़ करेंगे उस तक मैं आता हूँ। पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मुझे आज तक कंफ्यूज करती हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर और भी बंदे होंगे जो कंफ्यूज होते हैं। एग्जैक्टली वेब 3.0 ये है क्या? पहले तो मुझे अब ये बताएं। मतलब वेब है, इट्स अ वेब ना एग्जैक्टली इसके वर्जन्स ये क्या एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? मैं थोड़ा सा इसको वेब 1, वेब 2 और वेब 3 पे आ जाता हूँ। वेब 1 जब था ना, उस वक्त आप वो सिंपल आप देख सकते थे कंप्यूटर को, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं पेस्ट करता था, यू कैन जस्ट ओनली रीड इट, ठीक है। यू कांट अमेंड इट, यू कांट फीडबैक आप नहीं दे सकते थे उसको। वो सिंपल वर्जन था, वो वेब 1 कहलाता था। जैसे पुराने ज़माने में विकिपीडिया का या Exactly. इंसाइक्लोपीडिया के आर्टिकल एग्जैक्टली यू कैन जस्ट रीड इट, ठीक है। यू डिडंट राइट इट। ओके। इसके बाद वेब 2 ने ये किया कि भाई अब आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे आप जाएं तो आप अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं और पोस्ट देख भी सकते हैं दूसरों के। इसी तरह आप मुख्तलिफ फीडबैक भी दे सकते हैं और वो लाइव, तो रीड एंड राइट का ऑप्शन आ गया। ये जिस तरह स्टार्ट हुआ था इन द टाइम MSN मैसेंजर से स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली मतलब आपके पास अब रीड एंड राइट, अब कम्युनिकेशन दोनों साइड से चलती। वेब 1 में 1 वे कम्युनिकेशन थी, जो वेबसाइट बनाता था वो इन्फॉर्मेशन देता था, ठीक है। जो देख रहा था कंज्यूमर था, उनके पास कोई राइट नहीं थी अपना इन्फॉर्मेशन डालने की या फिर उसको जस्ट रीड करता था। वेब 2 ने इसको फर्दर स्टेप में इवॉल्व करके रीड एंड राइट की ऑप्शन दी कि भाई अब आप पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो वेबसाइट मेरा है पोस्ट आप क्रिएट करें, आप अपनी बात करें, मैं कोई उसमें नहीं है। वेब 3 जो है ना, अब ये सेम जैसे वेब 3 ने क्या किया, इस वेब 2 ने साथ साथ में ये किया कि मतलब जो जिनके वेबसाइट थे ना, वो जितना लोग ज़्यादा यूज़ करते थे ना, तो वो बदले में आपको ये ऑप्शन तो उसने दी कि भाई आप राइट करें, आप अपना पोस्ट क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएट करें, जो भी करें। लेकिन पीछे जो बंदा बैठा था वो कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए नाम क्या है, मोनेटाइजेशन का रूल भी मैं बताऊंगा, कितने वीडियोस होनी चाहिए, तब भी मैं आपकी एक वीडियो पे भी व्यू आ जाए तो आपको उसके भी पैसे मिलने चाहिए। टेक्निकल सेंस तो यही है, लोग देख रहे हैं भाई आपको पैसे मिलने चाहिए, आपने स्टैंडर्ड रूल कहाँ रखा है कि भाई इतने करेंगे तो इसके बाद में दूंगा। इट्स नॉनसेंस। मतलब आपके पास डाटा आ रहा है, जितना लोग यूज़ करें उसके पास डिवाइड करें। दूसरी बात, अगर आप मोनेटाइज भी कर दें, मिलियन भी आप आ जाए, लेकिन आप किसी स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत आपने कोई ऐसी बात की कि वो आपके मतलब जो वेस्ट है या जो अमेरिका उसके ख़िलाफ़ चली गई है और उसने आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, तो उस दिन भी आपको मोनेटाइजेशन वो ब्लॉक कर सकते। ये चीज़ें इसकी कंसिक्वेंस में आ गए, कंसिक्वेंस के। और दूसरा आप देख रहे हैं ट्विटर बंद होता है रोज़, जब भी आप कोई बात करेंगे ट्विटर बंद। पाकिस्तान में कुछ भी और ट्विटर बंद हो जाए। एग्जैक्टली, ये पूरी दुनिया में भी अक्सर होता है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा महसूस होता है वहाँ पे, क्योंकि लोग पूछते हैं और तेतर थोड़ा सा। तो वो ये चीज़ जो है ना, ये कहते हैं डेटा सेंसरशिप। ये डेटा सेंसरशिप और मोनेटाइजेशन का जो, और इन जॉइंट्स ने इसमें बड़े पैसे कमाए, लेकिन आपको इतने नहीं दिए। वो जो पैसे जितने वो कमा रहे हैं ना, उतना आपके साथ शेयर नहीं करते। आप बहुत काम आप कर रहे हैं। यूट्यूब में क्या हो रहा है, यूट्यूब का कोई ऑनर की मतलब कोई काम कर रहे हैं, अगर CNN समझ लें तो CNN तो लोगों को हायर कर रहा है, एनालिस्ट को हायर कर रहा है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूसर भी वो खुद है। यूट्यूब ने तो प्लेटफॉर्म दिया, वीडियो आज हम बना रहे हैं, फ़ायदा किसको हो रहा है? यूट्यूब, हम उसके लिए काम कर रहे हैं ना, लेकिन हम उसके पैरोल पे हैं नहीं। जाके जब हम उसके लिए 100 रुपये कमाएंगे तो वो 10 रुपये दे देगा कि भाई चलो ठीक है, आपने 100 रुपये कमा दिए तो 10 रुपये। अब किस चीज़ ने वेब 3 को जन्म दिया? क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग वाले लोग थे, इनको समझ आ गई कि भाई हम अब इस चीज़ को तोड़ना भी तो है ना। और इसमें आप देखें ना, आपके पास पहले बहुत सारे वेबसाइट होते थे, अब चंद वेबसाइट है। अगर आप चंद क्या मतलब एक फैमिली है, उसी के ऊपर पूरा आपका वेब 2 जो है ना, पूरा उसके ऊपर है। अगर कोई नया आता है वो उसको फ़ौरन एक्विजिट करके अपने साथ ले लेता है। तो दूसरे है कि जो जनरल पब्लिक है ना, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस ये है कि वो अपना कुछ भी नहीं कर सकते, वो इन्हीं के थ्रू करेंगे। हाँ, मतलब आप मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल। तो ये आपने बेसिकली उसका एक तोड़ है। वो कह रहे हैं कि भाई अब कोई डिसेंट्रलाइज नेचर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसमें मैं डाटा भी दूँ या ना दूँ, ये मेरी ऑप्शन हो। अगर मैं दूँ भी तो उसके मुझे पैसे मिलने चाहिए। जसलीम भाई, ये तो हमने देख लिया कि वेब 2.0 आपका 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, डाटा वगैरह आपका भी जाता है उसकी तरफ। वेब 3.0 में अब एडिशन क्या हो रहा है हमारा? एडिशन सिंपल एक है कि आपका इस वक्त जो है ना, आप यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपका जो भी मतलब अब देखें वेब 2 में क्या हुआ कि मतलब जो यूज़र थे ना, जो कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो वो लोग होते हैं ना, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, वो पार्ट नहीं थे वेब 2 में।
आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने कास्ट पे करेंगे, आपका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगर इन सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो Web3 ने क्या किया कि कंटेंट क्रिएटर को तो पावर देगा मोनेटाइजेशन के उस रूल से हटा के, बाकी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर लेट्स सपोज ट्विटर Web3 में हो, कौन से गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करेगा? भाई अब बिटकॉइन के मैं एग्जांपल दूँ क्योंकि आप उससे थोड़ा सा समझ पर, सबसे पहले Web3 का जो है ना प्रोडक्ट वो यही है। बिटकॉइन इस वक्त 10,000 नोट्स पे ऑपरेट हो रहा। ओके। 10,000 नोट्स का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन इस वक्त हो रही है ना वो 10,000 नोट्स पे क्रॉस द वर्ल्ड वो सेव होए। अच्छा। अब सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि अगर लेट्स सपोज 3 जगह पे आपका डेटाबेस है तो 3 जगह एक लोकेशन होगी ना, चलिए दुनिया के, उसको तो आप 3 जगह मिसाइल करके मार सकते हैं ना। लेकिन अगर अब में 10,000 लोकेशन है और 10,000 रेंडम लोकेशन है, किसी पहाड़ में तो किसी कहाँ पे, तो एक तो इसको ख़त्म करने के लिए लोकेशन प्रिसाइज होना चाहिए। दूसरे इसको अगर इसमें से एक भी रह गया ना तो डेटा सेव्ड है। डेटा सेव्ड है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ Web3 कि आपका ना मतलब। दूसरी बात ये कि डिसेंट्रलाइज इन नेचर इन द सेंस ये हुआ कि 10,000 लोग जो है ना वो अपनी विलिंगनेस से नोड क्रिएट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब मतलब मैं गूगल से कंट्रैक्ट लूँगा और उसका डेटाबेस नहीं। आप बिटकॉइन में माइनिंग करना चाहते हैं, आप आ जाएं, वो सिस्टम ले लें, वो कंप्यूटर ले लें और आप भी इस माइनिंग का पार्ट हो गए और आप भी माइनिंग आपको न्यू बिटकॉइन मिलेगा। तो Web3 में इस वक्त एक इंक्लूसिवनेस है। दूसरा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है ना, जो इस कंज्यूमर इस वक्त जो वॉच कर रहा है, जो कुछ नहीं क्रिएट कर रहा है, उनको भी पैसे मिलेंगे Web3 में। जो मेरा कंटेंट देखेगा उसको भी मिलेंगे, जो मैं क्रिएट करूँगा मुझे भी मिलेंगे। तो Web3 यही चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, पता नहीं शायद यूट्यूबर की वजह से ज़्यादा मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है, बट आपने एक वीडियो बनाई, मैं उसको देख रहा हूँ। जी। आपके पास से 2 टाइप के वैल्यूज़ निकलेंगी। एक वो वीडियो जो आपने बनाई है उस पर एड्स लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, उन एड्स का रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसे ही, एक आपका डाटा है। बिल्कुल ऐसा ही। डाटा मीन्स कि आपने यहाँ से वीडियो अपलोड की, ये वीडियो अपलोड की, आप कौन हो, बिल्कुल, और वो डाटा वो एडवर्टाइजर्स को और मार्केटिंग एजेंसीज को सेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और एक उसका रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू यूट्यूब खुद रख रहा है, एग्जैक्टली, वो आपको नहीं दे रहा। एग्जैक्टली। सो वेब 3.0 में यूट्यूब के लिए लाजमी होगा कि वो आपको भी उसका रेवेन्यू का पोर्शन दे। ये आपने एक ऐसी क्वेश्चन, मतलब इसमें मैं ना ये सारी चीज़ों में एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था इस मॉडल को, और इसकी रीज़न ये थी, ये देखिए अब 2 चीज़ें हैं। जब भी आप कंपनी की मिसाल ले लें, उसमें आप वेजेस भी डिफ़ाइन करते हैं कि CEO को ये इतना मिलेगा, मालिक को इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं। ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। इस Web3 में क्या होता है, सबसे पहले आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है। अच्छा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि भाई जो पैसे आएंगे ना वो थ्रू ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक और चीज़ है, कंपनी का मालिक ये रूल तो बना लेता है, लेकिन फिर जब पैसे आते हैं ना तो वो उस रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकता है कि भाई अच्छा इतने नहीं आए, इतने आए, इतने नहीं आए, इतने आए, और आप भी उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड उसके पास सेव हो रहा है। ब्लॉकचेन की खूबी है, ब्लॉकचेन में अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो वो ओपन सोर्स है। किसी भी रियल टाइम पे वो चीज़ें पढ़ रही, कितने पैसे आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं, किस सोर्स से में किस किस को कितने पैसे जा रहे हैं, और ये आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबी है ओपन सोर्स की। तो अगर आप YouTube के एग्जांपल लें, कल का YouTube Web3 पे आता है, तो Web3 पे उसने जो चीज़ें बताई ना कि भाई मतलब कंज्यूमर अगर इतना वॉच करता है तो उनको इतना वो एक टोकन होगी जो कि बाद में आप डॉलर में या किसी भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी है कि उसमें एक टोकन चलता है, जैसे बिटकॉइन है, ये अब इथेरियम के ऊपर आप इतने DApps देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप देख रहे हैं, उन सब में टोकन क्या है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस वक्त आपको टोकन मिलेगा। मतलब आप लेट सपोज सोल है, इस वक्त सोल के इकोसिस्टम में आप जाते हैं, जो काम आप कर रहे हैं आपको सोल मिलेगा, रिवार्ड में सोल मिलता है, सोल फिर मार्केट में सेल होता है, उसकी प्राइस डिटरमिन होती है। इसी तरह उसका एक कॉइन होगा, आप जो करेंगे वो ट्रैक होगा। मतलब आपने 5 घंटे किया ना तो आपको एग्जैक्टली उसी टाइम विद इन सेकेंड आपको वो टोकन मिल जाए। वो टोकन आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और उससे आप अपने पैसा ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें किसी एक सोर्स में जाके सेव नहीं हो रही, किसी आप पूरे रेवेन्यू मॉडल को देख रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो आप बता रहे हैं हमें, वो अगेन अगर मैं लेमन्स टर्म में उसको डिस्क्राइब करूँ तो वो इसी तरह के पहले जहाँ लेजर की एक कॉपी मेरे पास थी और मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी करूँ, अब लेजर की कॉपी मेरे पास भी है, आपके पास भी है। और सबसे बढ़कर आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसकी और है, इस लेजर में अमेंडमेंट करना नामुमकिन है। ओके। वो किस तरह? ब्लॉकचेन की, क्योंकि ये ब्लॉकचेन थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट इसलिए करता हूँ चीज़ों। नहीं भैया, मैं इस ब्लॉकचेन की एक सबसे बड़ी खूबी ये है
कि ये मतलब लेजर तो है, इसकी कॉपी भी सबके पास है, लेकिन इसमें आप किसी भी 10,000 नोड्स है ना बिटकॉइन के, इस 10,000 नोड को आप कॉपी समझ लें। 10,000 नोड में अगर इसमें ब्लॉक, ये जो ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक एक टाइम पे 7 मिनट का हर 7 मिनट में इसमें एक ब्लॉक बनता है। अच्छा, उस ब्लॉक पे पिछले ब्लॉक का रेफरेंस होता है और इस ब्लॉक का अपना एक न्यू एड्रेस है, ठीक है। एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट है। ये एक हैश फंक्शन, ये थोड़ा सा टेक्निकल से, हैश फंक्शन ये होता है कि अगर आप किसी भी पिछले वाले ब्लॉक में आपने अमेंडमेंट की ना, तो इधर एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हैश फंक्शन है। जैसे हम बार कोड होता है ना, बार कोड, किसी चीज़ का बार कोड आप लेते हैं, ये इस तरह से है कि फर्स्ट ब्लॉक है 1 + 3 4 और सेकंड ब्लॉक है 4 + 8 6। लास्ट ब्लॉक में तमाम ब्लॉक्स का डाटा है, आप ये समझ। तो अगर आप यहाँ से 1 + 3 में से 1 + 2 करते हैं तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, ये और अगला भी सारा चेंज। एग्जैक्टली, मतलब इस वक्त अगर 70,000 ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं, तो अगर आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आपको जहाँ लास्ट 70,000 बैग जाके तमाम ब्लॉक्स में करना होगा, अदरवाइज़ वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर देता है कि भाई ये प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन है, ये मैनिपुलेटेड है, क्योंकि ये तमाम ब्लॉक्स में नहीं है। और हैश फंक्शन का क्या रोल है, आप बार कोड लेते हैं ना, तो वो बार कोड में तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब अगर उसमें इन्फॉर्मेशन आप चेंज करें तो हैश कोड चेंज हो जाता है। सेम ये जो हैश फंक्शन है ना, ये एक ब्लॉक का एड्रेस दूसरे ब्लॉक में चला जाता है। अब अगर किसी ने आके इस ब्लॉक में अमेंडमेंट की ना, तो इस ब्लॉक को पता चल जाता है, ये ब्लॉक की भी चेंज आ जाती है, ये ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, पूरे नेटवर्क को पता चल जाता है कि वही किसी ने मैनिपुलेशन की। फिर उस पर जब एनालिसिस होती है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इम्यूटेबल है, इसमें ट्रांजैक्शन इम्यूटेबल है। एक तो कॉपी भी आपके पास है, दूसरा कोई इसमें ट्रांजैक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता। तो जो है वो है, इसलिए इसको लोग ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्टलेस मशीन है बेसिकली। अच्छा सलीम भाई, बहुत सी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मुझे 2 क्वेश्चंस हैं। एक शायद ऐसा क्वेश्चन है कि आप उसके ऊपर हंसें, लेकिन एक थोड़ा सा आई थिंक मे बी ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़, बिटकॉइन की वैल्यू है क्यों? मतलब देखें, गोल्ड इज़ गोल्ड, मैं गोल्ड दे के आटा ख़रीद सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, या मैं गोल्ड दे के घर ख़रीद सकता हूँ, या मैं गोल्ड दे के गाड़ी खरीद, और अगला बंदा जो है वो भी गोल्ड ले रहा है, क्योंकि गोल्ड खुद एक वैल्यूएबल मटेरियल है। बिल्कुल सही है। या मैं गाड़ी दे के बाइक ले लेता हूँ, या मैं गाड़ी दे के कुछ भी इस तरह, तो वो एक रियल फिज़िकल गुड है जो मेरी फिज़िकलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। बिटकॉइन की ऐसी वैल्यू है क्या एग्जैक्टली कि वो कोई बंदा ले के मुझे उसके बदले में कोई गुड्स देगा? आपने ये जो वैल्यू और एक 2 चीज़ें मैं डिस्टिंक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट हूँ ना, तो मैं इसको डीपली समझ रहा हूँ, और उसको ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ नहीं आती। एक है वैल्यू और एक है प्राइस। लाजमी नहीं है कि किसी चीज़ की वैल्यू हो और उसकी प्राइस हो। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल आपके रियल टाइम में देता हूँ। इस वक्त मुझे ये बताएं, गोल्ड अहम है या आपके जो वाटर है या ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए या गोल्ड? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। गोल्ड नहीं होगा तो क्या मतलब, कोई और चीज़ ले लेंगे ना उसको गोल्ड। तो आप ऑक्सीजन की पे कर रहे हैं इस वक्त, प्राइस है नहीं, दैट इज़ मीन इट्स हैज़ अ ज़ीरो प्राइस एंड इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग एवर ह्यूमन बीइंग वांट। हाँ, बहुत सारे इसके अलावा वाटर ले लें, आप कहीं जगह आप शारा वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी इसके बगैर आप रह नहीं पाते। इसका मतलब है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन उसकी प्राइस इसलिए नहीं है कि वो एबंडेंट है। किसी प्राइस के लिए एबंडेंस स्केर्सिटी होना ज़रूरी है, मतलब उसका वैल्यूएबल होना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर उसकी मकदार उतना ज़्यादा है कि वो आपको फरावानी से ले, तो आप क्यों पे करें? मतलब ऑक्सीजन को इसलिए आप पे नहीं करते, लेकिन कोविड में आपने देखा लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के पीछे कितने भागते थे। तो ये ऑक्सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप क्यों पे करें? लेकिन जिस दिन ये इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्रीज आपको पता नहीं किस किस रेट से ये बेचेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि वैल्यू कि प्राइस से नापना ये बहुत एक मतलब आप ये कहें ये इल्यूजन है। हर वैल्यूएबल चीज़ की प्राइस नहीं है। दूसरी प्राइस के लिए वैल्यू का होना भी नहीं ज़रूरी नहीं है। मतलब आप किसी चीज़ को, अब आप कह रहे हैं गोल्ड आपको, ये मैं आपको बता दूं कि गोल्ड इस वक्त 90% गोल्ड जो है ना, इसकी जो प्राइस की जो कीमत है ना, वो लोगों की ज्वेलरी से नहीं आ रहा, यूज़ से नहीं आ रहा। अच्छा, 10% दुनिया का जो गोल्ड है ना, वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट और इस चीज़ में यूज़ हो रहा है।
90% गोल्ड की जो प्राइस आ रही है वो सेंट्रल बैंक से, दुनिया की जो सेंट्रल बैंक बाइंग करती है ना गोल्ड की, अगर वो आज सेल कर दे तो गोल्ड की कीमत पता नहीं तोले की जो अभी 2,30,000 है ये 1,000 पे आ जाएगी। मैं आपको ये क्योंकि ये 90% गोल्ड वो अकुमुलेट करते हैं सिस्टम के लिए। गोल्ड की 4-5 खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये दुनिया में किसी मेटल में नहीं है। एक इसमें जो है ना डिविजिबिलिटी है, आप उसको जो मर्ज़ी छोटे में तकसीम करें ऊपर करें, इसकी जो टोटल क्वांटिटी है ना वो चेंज नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये पेरिशेबल नहीं है, मतलब आप 5,000 साल बाद के भाई किसी ने अगर गोल्ड ज़मीन में रखा है ना तो आज मिलेगा, उसको रस्ट नहीं लगेगा। तीसरी बात ये है कि ये टेम्परेचर से मतलब ख़राब नहीं होता, अगर आप इसको मोल्ड करते हैं जो भी करते हैं ये ख़राब नहीं होता। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मनी के लिए चाहिए, एक मनी का जिसमें ट्रांजैक्शनों की डिविजिबिलिटी भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो। ये तो खैर मैं अभी इकोनॉमिक उसमें, लेकिन मैं अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन बेसिकली क्या कर रहा है, 2 चीज़ें कर रहा है इस वक्त सोसाइटी में। एक ये काम कर रहा है कि आपको जो मैंने लेजर्स की बात कहानी सुनाई ना, इसमें आप लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रस्टलेसली। NFT का मार्केट आपने देखा होगा कितना ऊपर गया, ये ब्लॉकचेन की कमाल थी। लेकिन NFTs का तो वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ था, बहुत से लोगों ने कुछ NFTs में इन्वेस्ट किया था और फिर वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए थे। बिल्कुल, दुनिया का आप ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें ना, किसी भी चीज़ में, देखिए ये जो क्रैश है ना ये बेसिकली कहाँ से आता है। आज अगर आप एक सस्ती चीज़ ले लें $1 की और नहीं वो सलीम भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, लेकिन हम इस चीज़ को और ये जो है क्रैशेस इनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि अगेन NFTs को भी अगर आप देखें, एक डोनाल्ड डक की ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें वो एक मुंह बना के खड़ा हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है कि वो $2 मिलियन की सेल हो रही है। बेसिकली वो जो डक है ना उसकी कीमत नहीं है। ये मैं एग्जांपल दूँ ना, ट्विटर का ओनर था, उसने एक ट्वीट का NFT बनाया, फर्स्ट ट्वीट जो ट्विटर पे हुई। लोगों में ना हमेशा जिसके पास पैसा आता है ना वो फिर आर्टिफैक्ट्स और यूनिक किस्म की चीज़ें रखना पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेट सपोज वर्ल्ड कप का मोमेंट है, इमरान खान ने एक ट्रॉफी निकाली, ये एक डिजिटल कंटेंट है ना। इस मोमेंट को अगर मैं आज NFT के थ्रू ले लूँ तो दुनिया के चैनल कोई भी इसको जो चलाएगा ना वो मुझे पैसा देगा, क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ। पहले इसका ओनर डिफाइन नहीं था, NFT ओनर डिफाइन करता है। NFT क्या है कि ब्लॉकचेन पे एक डाटा सेव हो गया कि यार ये फर्स्ट ओनर है। अच्छा, तो किसी भी डिजिटल कंटेंट का एक मसला था, मतलब डिजिटल बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा मसला है कि डिजिटली की कॉपी बन सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज PDF की मैंने एक रिसर्च की, उसकी 1000 कॉपी बन गई हर बंदे का, उसको आप डिस्टिंग नहीं कर सकते कि यार ये इसने लिखा है, इसने हैंड राइटिंग से तो पता चल जाता था, इससे तो पता नहीं चलता। अब ये जो डिजिटल कॉपी है ना, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इसका ओनरशिप कहाँ से डिफाइन होगा? ये NFT डिफाइन करता है। अगर आप इसका पहला NFT बना दे तो वो टाइम स्टैम्प के साथ आ जाता है कि भाई इस टाइम इस सेकंड पे ये जो है ना इस बंदे ने इसका NFT बनाया तो ये इसका ओनर है। तो अदालत में जाके हर जगह पे जाके जो आप कह रहे हैं ना पेंटिंग का मतलब कॉपीज़ बन जाते हैं, लोगों को नहीं पता चलता है। तो NFT बेसिकली उसका ओनरशिप डिफाइन करते हैं ब्लॉकचेन। मैंने कहा ये इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते, तो किसी भी 2 सेकंड में पता चल जाता है कि इसका फर्स्ट ओनर कौन है। सही, तो मतलब कि वो जो डोनाल्ड डक की पिक्चर है वो कोई भी बंदा अगर अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे लगाना चाहता है तो पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है वो पिक्चर जो है ना वो सिर्फ एक पिक्चर हो, लेकिन उसके पीछे ओनरशिप डिफाइंड हो, उसके पीछे एक ओरिजिनल पेंटिंग भी हो सकती है, उसके पीछे एक मतलब वर्ल्ड कप का मोमेंट भी है, इसके पीछे ट्विटर का वो भी है। लोग नई चीज़ें और यूनिक चीज़ें लेना पसंद करते हैं जब उसके पास पैसे हो, तो इसलिए ये $1 मिलियन मार्केट बना इस वक्त। सबसे मतलब एक पेंटिंग पे लोग क्यों $1 मिलियन खर्च। और ये वही बिडिंग वाला हिसाब है कि अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो वो प्राइस ऊपर चले। एग्जैक्टली, वो तो फिर स्पेकुलेशन है, मतलब जितना आप ज़्यादा से NFTs का ये हिसाब है कि ये पीसेस एक ही होते हैं या ये मल्टीपल पीसेस होते हैं, ये क्या? NFT बेसिकली आप उस पॉइंट मतलब सब ये वीडियो हम बना रहे हैं ना, और मुझे कि ये कल को मतलब इसकी ओनरशिप में क्लेम करना चाहता हूँ, तो इसका आसान तरीका ये है कि मैं आज इसका NFT बना दूँ। तो आज के टाइम पे इसका ये तो अभी पब्लिक नहीं हुआ ना, आज के टाइम पे इसका NFT बन जाएगा। कल को अगर मतलब किसी कोर्ट में जाऊंगा तो मैं कहूँगा कह रहे कि ये वीडियो है, इसका मैं इस टाइम पे NFT बना चुका हूँ, जो बाकी लोग हैं इसके पास कॉपीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली ये ओनरशिप को डिफाइन करता है टाइम स्टैम्प के साथ कि किस टाइम पे किसके पास पहले है। क्योंकि अगर आप ओनरशिप किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं ना, आप इवन घर के ले
घर का ओनरशिप आप ट्रेस करते 10 लोग क्लेम करते हैं कि भाई ये मेरा है, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है, तो आप इसकी क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जाते हैं कि अच्छा ये पहले किसका था, इसके बाद किसका था, इसके बाद किसका था, इसके बाद मतलब ये है कि ये जितने भी प्रॉपर्टी के फैमिली ऑफ फ्यूड्स हैं ये NFTs ख़त्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली लोग प्रॉपर्टी अब दुबई में ख़त्म होने जा रही है। तो ठीक है सलीम भाई, Thank you so आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई मुझे, और अगर मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं जिसको क्रिप्टो आज तक समझ नहीं आई, तो आई प्रीटी श्योर और भी लोगों के क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हमने देख लिया कि क्रिप्टो है क्या, क्या कैसे काम कर रही है, ये क्या फ़ायदे हैं। अब इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं कि हमने अब इसको खुद यूज़ कैसे करना है, मैंने कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, क्योंकि आखिरकार सर्वाइवल मैंने ही करना है। एग्जैक्टली तो वो कैसे होगा। ये बहुत अच्छा आपने नेक्स्ट में हम, क्योंकि ये चीज़ थोड़े से स्टिग्मा के साथ चल रही है क्रिप्टो करेंसी को, लोग बिटकॉइन से, और मतलब एक स्टिग्मा है कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन इसने आगे 100 साल में रहना है, बस 100 साल नहीं तो 50 साल इसने रहना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं वो इफेक्ट्स और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा हूँ जो इस वक्त दुनिया को रिशेप कर रहा है। मतलब जो ग्लोबल लीडर है जिन्होंने दुनिया को रिशेप करना है, ये उनकी वे, तो इसमें अर्ली एडाप्टर जो है ना वो फ़ायदा उठाएंगे। तो अगले हम इस पर एक सेशन रखेंगे कि अर्ली एडाप्टर आप मतलब किस तरह बन सकते हैं। तो पहले तो चीज़ों को रियलाइज़ करें, फिर उसके बाद आप अर्ली एडाप्टर बने, तो मतलब उसमें ये होगा फ़ायदा सबका होगा। थैंक यू सो मच पर आपने, मैंने कोशिश तो की कि नहीं आपने बहुत अच्छा समझाया है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे आज तक नहीं पता थी, अभी क्लियर। ये मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप समझ आ गए तो बाकी लोगों को भी समझ आ गई। तो वो एक लेमैन इंटेलिजेंस लेवल एग्जैक्टली जिस फील्ड में आप नहीं होते वो एक अच्छी क्वेश्चंस, मतलब उनके क्वेश्चन जो है ना वो उन बाकी सब की क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम दोनों एक ही फील्ड के बंदे हो तो शायद हम वो डिस्कशन करें कि जनरल पब्लिक से अवेयर। फिर वो टर्मिनोलॉजी जैसे मुझे जो फील हो रहा था कि जो टर्मिनोलॉजीज मुश्किल थी, मैंने वो उस टाइम आपसे पहले पूछी कि मुझे एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली तो वो मोस्ट प्रोबेबली कई लोग होंगे वीडियो में जिनको वो भी समझ नहीं आ रही होगी, वो भी चाह रहे होंगे। बिल्कुल, बाकी लोग कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आप लोग और हम उसको पूछिएगा जो चारों निवेशन एक्सप्लेन करते हैं। सलीम भाई हर वक्त कमेंट्स वगैरह देख ही रहे होते हैं, और इनके फेसबुक पे भी इनको फॉलो करें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये वहाँ शेयर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सलीम भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।